हेलो हेलो। ओहो। अच्छा। गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करें।
क्या अब रिवीजन हो रहा है बेटा, घर पे कर रहे हो रहा है? टाइम क्यों चेंज करवा दिया आप लोगों ने? सुबह 8:30 कहाँ सुबह बेटा, जल्दी। अच्छा, लंच नहीं बन पाता है। मुझे लगा मेरी बातों को बेटा ज्यादा सीरियस ले लिया आपने, कि नींद पूरी करो, और 8 8:30 तक नींद होती नहीं होगी। चलिए, लंच की प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। चलिए, आप मुझे बताओ बेटा, कल कहाँ पर हमने फिनिश किया था? कहाँ फिनिश करा था कल हमने? क्या हो गया था? फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकंड स्टार्ट करना था, ठीक है। फर्स्ट में बेटा हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, आपको याद आ रहा है क्या? आई टोल्ड यू कि मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए, आज किसी को लाया हूं मैं आपसे मिलने के लिए। एक पर्सन को हम बहुत याद करते थे, क्या नाम था उसका? तो आज मैं साथ में लेके आया कि बच्चों से मिल लो। पता होना चाहिए आपको कि आप जो महीनों तक जिसके बारे में बात करोगे वो है कौन। बता दूं क्या? बोलो। वो मिलना नहीं चाह रहा है अभी, चलो रुकते हैं। ठीक है बेटा, ये रहा, ये आ गया, दिखा क्या? है ना, बहुत उदास था, ये बोला बच्चों से मिलवा नहीं रहे हो सर आप, क्या बात हो गई, कुछ गलती हुई क्या? तो मैं उसको साथ में लेके आया। ठीक है, आप थोड़ी अच्छी बातें करोगे तो वो मुस्कुरा देगा, हमें इसको खुश रखना है। ठीक है, आप लेक्चर अच्छे से पढ़ोगे तो भी वो खुश रहेगा। ठीक है, कल हमने बेटा जाते जाते एक बात पढ़ी थी। किसके बारे में? कल दो तीन चीजें मेजरली बेटा डिस्कस करी थी हमने। क्या आपको याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है आपको, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना है। सर ऐसा क्यों बोला कि आपको लॉ पढ़ना है? क्योंकि बेटा लॉ में सारी चीजें आ जाती है। इंडिविजुअली जो एक्ट होता है वो इनकम्प्लीट है। क्यों सर? क्योंकि एक्ट एक बार बनता है पार्लियामेंट में पास होकर के, उसके बाद उसमें सेवरल चेंजेस आते हैं, राइट? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, ये कब बना था? वेरी गुड, 1961 में। और अभी क्या चल रहा है? 2025। कितने साल हो गए? तो क्या एक्ट सेम रहेगा हमेशा? नहीं, उसमें क्या चाहिए हमें, हर साल या कुछ पीरियोडिक टाइम पे कुछ चेंजेस चाहिए बेस्ड अपॉन दी सोसाइटी। जैसे जैसे चेंजेस सोसाइटी में आते हैं, बिजनेस के तरीकों में आते हैं, सर्विस एंड जो भी चीजें आगे बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस में भी चेंज करना पड़ता है। अब एक बात तो फिक्स है बेटा, जो आपको पता है कि हर साल फरवरी के महीने में इनकम टैक्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर क्या प्रेजेंट करता है? बजट प्रेजेंट करता है। उस बजट में एक फाइनेंस बिल पेश होता है। क्या पेश होता है बेटा? फाइनेंस बिल आता है। वो फाइनेंस बिल जब, अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, जब वो फाइनेंस बिल बताएगी वहां पर, उसके बाद उसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस होते हैं। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब पार्लियामेंट में बिल पे डिस्कस होता है, सिर्फ फाइनेंस बिल नहीं बेटा, किसी भी बिल पर, तो वो पास होने से पहले, एक्ट बनने से पहले, उसमें सबकी सजेशन भी ली जाती है। अपोजिशन पार्टी हो सकती है, कोई और तरीका हो सकता है, कोई और रिकमेंडेशन हो सकती है, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो फाइनेंस बिल प्रेजेंट होने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, और बाद में जाकर के जब वो प्रेसिडेंट की असेंट ले लेता है, साइन ले लेता है, वो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल एप्लीकेबल होगा या फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, मुझे ये बताओ। फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि बिल तो अभी बेटा सिर्फ कागज है, राइट? उसके पास पावर कब आएगी? जब वो एक्ट बन जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पर
सबसे पहले बेटा एक बात समझो, अगर मैं फाइनेंस बिल की बात करूं, देखिए मैंने दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। पहला क्या है, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एवरी ईयर ये प्रेजेंट होता है। इसमें क्या कंटेंट होता है बेटा, अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा, और कौन प्रेजेंट करता है इसको, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सर फाइनेंस बिल दोनों हाउस में पास होना जरूरी है क्या, हाँ बेटा दोनों हाउस में पास होगा, उसके बाद ही वो क्या बनेगा, एक्ट। और यही प्रोसेस है हर किसी कानून के आने का। कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, बिल आता है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, दोनों हाउस में पास होता है, और जाकर के फिर क्या बनेगा, वो एक्ट बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पार्लियामेंट में नेसेसरी रिकमेंडेशन अमेंडेशन, नेसेसरी रिकमेंडेशन और अमेंडेशन, अमेंडमेंट सॉरी, क्या वहां पे ध्यान मत दो बेटा, इधर अमेंडमेंट्स और रिकमेंडेशन लेंगे और बिल में क्या करेंगे, नेसेसरी चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद वो प्रेसिडेंट का असेंट लेगा और क्या बन जाएगा, वो फाइनेंस एक्ट। बोलो, गेटिंग माय पॉइंट, गुड। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स एक्ट में, कस्टम एक्ट में, या किसी भी टैक्सेशन के एक्ट में कुछ भी चेंजेस लाना है तो आप किसके थ्रू लेकर के आते हैं, किसके थ्रू आता है चेंजेस और एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। मुझे एक बात बताओ ना बेटा, अभी यही तो डिस्कस करा हमने कि इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 में बना, एप्लीकेबल 1962 फर्स्ट अप्रैल को हुआ, पर उसमें जो चेंजेस आए हैं इतने सालों में, वो किसके थ्रू आए, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू। फाइनेंस एक्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जो टैक्स का एक्ट बना है उसमें चेंजेस लेकर के आते हो, राइट। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, टैक्स के रेट में चेंज हो सकते हैं, इस साल भी हुआ, हर साल टैक्स के रेट में कुछ ना कुछ चेंज होता है, स्लैब रेट चेंज होते रहते हैं, कुछ प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। अच्छा ये कब एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मुझे बताओ, ये ईयर है बेटा 2024-25। जब मैं 2024 बोल रहा हूं, क्या मैं अप्रैल 24 से मार्च 25 की बात कर रहा होता हूं, हेलो, राइट। फाइनेंस बिल कहां आता है, समथिंग अराउंड हियर, कौन से मंथ में, फरवरी में। अब यहां से कौन सा ईयर बेटा चालू हो जाएगा, 25-26। अब फेब मंथ हो गया, मार्च हो गया, अब अप्रैल एप्लीकेबल हो गया, अप्रैल आ गया। मुझे बताओ, और ये कब से एप्लीकेबल होता है, 1 अप्रैल से। क्या समझे बेटा, गुड। ये वाली लाइन आप पढ़ो और मुझे बताओ कितने बच्चों को ये लाइन का मतलब पता पड़ता है, जस्ट रीड इट। क्या लिखा है, regarding indirect taxes, the ad valorem tax rates that are tax rates based on value are effective from midnight of the date of presentation of union budget। इसका मतलब क्या हुआ, what is ad valorem, right, based on value, ad valorem को based on value, it means based on value। आपको एक बात पता है, जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे कौन सी ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, कस्टम ड्यूटी, है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको अगर पता नहीं है तो चलेगा। जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, राइट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। अब जब भी बिल प्रेजेंट हुआ कोई सा गुड्स, फॉर एन एग्जांपल ये मोबाइल फोन है, ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, एग्जांपल के थ्रू। अब जब चाइना से आप इंपोर्ट करोगे, फॉर एन एग्जांपल 10% इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, बिल में क्या है, ये ड्यूटी बढ़ा करके कितनी कर दी, 10% से बढ़ा करके कितनी कर दी, 12%, 2% बढ़ा दी। आप मुझे बताओ फरवरी से लेकर के
और मार्च एंड तक, क्योंकि अगर 1 अप्रैल को आप एप्लीकेबल करोगे तो फरवरी से लेकर के मार्च एंड तक अगर ड्यूटी इंक्रीज का आपने नोटिफिकेशन दे दिया पब्लिक को कि यार इस पे हम ड्यूटी 10% से बढ़ा के कितनी कर रहे हैं, 12%, तो आपको नहीं लगता ये 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे लोग? अरे यार सिंपल सी बात है, 1 रुपए भी पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पंप पे बेटा टाइम लगता है कि नहीं लगता? जब भी पेट्रोल को 1 रुपए भी महंगा कर दिया जाता है, आप देखते हो पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ लग जाती है, 1 या 2 रुपए से इतनी। अब यहाँ पे तो आप ड्यूटी इंक्रीज कर रहे हो, किस पर? पर, गुड्स की वैल्यू पर जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसका नोटिफिकेशन कब दे दिया आपने, कब बता दिया कि हम इंक्रीज कर रहे हैं? फाइनेंस बिल में 1 फरवरी को। अब बेटा एक बात बताओ, इंपोर्ट 2 महीने तक अगर बढ़ जाएगा तो ये तो गलत मिसयूज हो गया, ये तो लॉ का, राइट? तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी कोई वैल्यू पर टैक्स में कुछ चेंज आएगा, जैसे मैंने कस्टम ड्यूटी पर बताया आपको, तो उसका इफेक्ट उसी मिडनाइट से आ जाता है। हम 1 अप्रैल का वेट नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट डू यू मीन बाय एड वैलोरम ट्रेड टैक्सेस? एड वैलोरम मीन्स बेस्ड ऑन वैल्यू। बोलिए, हेलो, गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ में हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि एप्लीकेबल हुआ है कब? 1962 1 अप्रैल को। एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट मींस व्हाट? फाइनेंस बिल बजट में प्रेजेंट होता है, कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, और उसको डिस्कशन के बाद क्या करा जाता है? दोनों हाउस में पास करा जाता है। पास करने के बाद किसकी साइन ली जाती है उस पर? किसका असेंट लिया जाता है? प्रेसिडेंट का। तो वो क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट बनते से ही वो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? हाँ, कहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा? पूरे इंडिया में, राइट? अब बेटा एक्ट कोई भी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है ना, राइट? इंडिया की डेफिनेशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि सर इंडिया बोलते किसको है? सर सो वियर्ड इट इज, इंडिया नहीं पता क्या आपको? ये डेफिनेशन में कवर होना चाहिए बेटा। लॉ में हर एक चीज बहुत ही प्रिसाइसली और क्लियर लिखी रहती है कि इंडिया हम मानेंगे किसको, राइट? और इंडिया पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड। क्या इनकम टैक्स रूल की हमने बात करी थी कल? इनकम टैक्स रूल इज अगेन द पार्ट ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स लॉ। ठीक है। नोटिफिकेशन की बात करी थी और सर्कुलर्स की भी बात करी थी, साथ में कुछ जुडिशियल डिसीजंस की। अच्छा, इसके पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। ये बेटा इनकम टैक्स वेबसाइट है, क्या ये? डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहां हम आते जाते रहेंगे, राइट? ये आना जाना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां होगा? इसी वेबसाइट पर होगा। हेलो, क्या यहां पे आपको ये दिख रहा है क्या? टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। वेरी गुड। क्या आपको यहां पर क्विक एक्सेस में उन्होंने आपके ईज के लिए सर्कुलर नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है? हम जाते हैं सर्कुलर पर। वेरी गुड, ये देखो सर्कुलर नंबर 6 2025। कल आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट बढ़ गई है। ड्यू डेट कब होती है? 31 जुलाई। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। ओके, इसकी ड्यू डेट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब देखो बेटा, ये क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कितना इजी हो गया बेटा। अब आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसका पार्ट है? पढ़ चुके हैं हम, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के 2 हैं, एक सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। उसमें से एक कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये किसके अंडर में आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस, और ये सभी किसके अंडर में आते हैं? वेरी गुड। क्या लिखा है बेटा? 27 मई 2025 को एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सर ये तो 25-26 का है, ये तो किसका है? 25-26 का है, यानी कौन से ईयर का है? नहीं बेटा, अगर ये दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26 दिया है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 24-25। यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। क्या लिखा है बेटा यहां पर? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कोई सी पावर है इसके पास, किस सेक्शन में? 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कुछ पावर दी हुई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, आर्टिकल में पावर दी थी क्या? 246 नंबर। फिर आप गए थे कहां पर? वहां पे कौन से एंट्री में आपने देखा था? 82 में शायद, 82 में शायद देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट व्हाट? एग्रीकल्चर इनकम। ये देखा था क्या हमने? तो पावर कहां से मिला था टैक्स लगने का? वहां से। इनको पावर बेटा ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर रेज करने का कहां से आया? सेक्शन 119 से। क्या लिखा है? एक्सटेंड्स द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आपका जो रिटर्न फाइल है अभी, उसकी ड्यू डेट क्या होनी चाहिए थी? 31 जुलाई। उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया इन्होंने? 15 सितंबर 2025। मेरे को बेटा बस ये बताना कि सर्कुलर होते कैसे, राइट? जब भी गवर्नमेंट इशू करती है तो आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, ये हाउ दे एक्चुअली कम इनटू दी वेबसाइट। बोलो। चलिए, ये सारी चीजें हमने कल देखी। देखो, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आर इशूड बाय सीबीडीटी, अभी आपने देखा। टू क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन, और या फिर अगर उनको कोई गाइडेंस देना इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, तो आप क्या करते हो? इस सर्कुलर को इशू करते हो। असेसी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। असेसी अगर ये ड्यू डेट को पीछे कर देते तो असेसी के लिए फायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान होता। पर अगर ड्यू डेट को आगे खींच दिया इन्होंने तो असेसी के लिए क्या हो गया? फायदा। मतलब आप अगर लेट भी अब 15 सितंबर तक भी रिटर्न भरोगे तो आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो एसएससी की बेनिफिट की बात है, एसएससी चाहे तो बेनिफिट ले सकता है, राइट? चलिए, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, इनकम टैक्स लॉ में जुडिशियल डिसीजंस भी लेंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर मुद्दे पर, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ऑलरेडी कोर्ट में केस जा चुका है और कोर्ट ने क्या करा है उसका, कोर्ट ने क्या करा है उसका जजमेंट दे दिया है। अरे यार, छगनलाल है कि नहीं? क्या एग्जाम्पल आपको याद दिलाऊं क्या मैं? कहां गया छगनलाल? कहां चला गया? ये इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्या? इसका इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या चल रहा था बेटा? हेलो, एक केस चल रहा था, यहां बोल सकते हैं असेसमेंट चल रहा था। असेसमेंट में 25% 30% का कंफ्यूजन था रेट पर। मुझे एक बात बताओ, एक कोर्ट में, ये कोर्ट कौन सी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है और हाई कोर्ट भी हो सकती है। यहां पे सेम केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने बेटा, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस असेसमेंट, इस केस के अकॉर्डिंग जो भी केस प्रेजेंट हुआ था उस पे रेट कितना होना चाहिए? 25%। अच्छा, ये जबकि केस किसका था? ये मिस्टर छगनलाल का था। और ये वाला केस किसका था? ये मिस्टर मगनलाल। ये दोनों केस बेटा अलग अलग पर्सन के, पर केस सिमिलर है। दोनों अलग अलग पर्सन के, पर केस कैसे सिमिलर है। तो बेटा जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया मिस्टर मगनलाल को, क्या अब एक बात बताओ बेटा, इसको क्या यहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है क्या? कि यहां पे वो असेसमेंट कराए, उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी चैनल होती है। डायरेक्ट क्या कर सकता है, इस केस को ये क्या कर सकता है बेटा,
रेफर कर सकता है। हेलो, रेफर कर सकता है। तो ये अगर रेफर करेगा तो क्या होगा, जो टाइम है वो भी बच जाएगा, डिसीजन जल्दी आ जाएगा, राइट। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो हम क्या कवर कर लेते हैं इसमें, क्या कवर कर लेते हैं, जुडिशियल डिसीजंस यानी केस लॉस को भी हम इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स लॉ में कवर करते हैं। बोलो, चलिए अब एक बात बताना बेटा, सुप्रीम कोर्ट कितनी होती है इंडिया में, कितनी सुप्रीम कोर्ट है? एक है। हाई कोर्ट कितनी है? हाई कोर्ट सब अलग अलग होती है, हर एक रीजन स्टेट्स की अलग होती है। अब एक बात बताओ, अगर एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोई एमपी की हाई कोर्ट एग्जांपल ले लो, तो क्या गुजरात के केस पर या गुजरात में अगर कोई सेम केस अराइज होता है तो वहां पे उसकी रूलिंग चलेगी क्या, उसका जजमेंट चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट को बेटा पावर किसकी कितनी है, अपने पर्टिकुलर, गेटिंग माय पॉइंट। और सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया की, ओनली वन। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो ये सभी पर एप्लीकेबल होता है, पर अगर हाई कोर्ट का जजमेंट है तो ये पर्टिकुलर एरिया में, राइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बेटा आप बताओ, इनकम टैक्स लॉ में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? सबसे पहले क्या आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एप्लीकेबल कब हुआ? 1962। कब? 1 अप्रैल। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, राइट। तो हम पहले फाइनेंस एक्ट ले लें क्या, जो भी फाइनेंस एक्ट आता है। फिर हम क्या ले सकते हैं इसमें, रूल्स। फिर हम क्या ले सकते हैं, नोटिफिकेशन। फिर हम क्या ले सकते हैं, सर्कुलर। और लास्ट में हम क्या ले सकते हैं, केस लॉस। क्या मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही है बेटा, एकदम अच्छे से आपको ध्यान देना है। मुझे पता है बेटा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में गैप होता है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारी माइन्यूट चीजें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती। तो जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, फैकल्टी पढ़ा रही होती है, तो कुछ चीजें वो एज्यूम कर लेता है माइंड में, मन ही मन में, कि यार इतना तो पता होगा, पर हो सकता है हमें वो आइडिया, क्योंकि आपके लिए बेटा बिल्कुल नया ही है ना। कभी आपने देखा होगा, पापा से बात कर रहे हो, किसी बड़े से बात कर रहे हो, तो वो समझाते हैं पर आपको समझ में, रीजन क्या होता है, क्योंकि हो सकता है बेटा वो सोचते हो कि ये चीज तो इसको क्या होगी, पता होगी, उन्होंने दुनिया देखी है ना, पर आपने अभी टैक्स की दुनिया देखी है क्या? नहीं, राइट। तो हो सकता है बेटा छोटे छोटे डाउट्स आपके माइंड में आए। अब इसमें से 95% डाउट तो है श्योर कि आगे सिलेबस बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप मैच्योर हो जाओगे। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो हो सकता है कि आपकी क्लियर, क्योंकि आपने पूछी नहीं। इसलिए व्हाट इज माय सजेशन, छोटा सा भी डाउट आता है बच्चे बन के पूछो, क्योंकि सब्जेक्ट में अभी आप क्या हो, वैसे ही बच्ची हो कि नहीं हो। तो इसलिए आप बिल्कुल ओपनली, आप जो भी डाउट आ रहा है माइंड में, आप ओपनली पूछ लो, है ना। अच्छा, किसी किसी को हर्ट हो गया, सर आप बच्चा बोल रहे हो हमको, बच्चे ही हो बेटा आप 8:30 बजे आपको मैनेज नहीं करना आ रहा है तो आप बच्चे हो। क्या बनता है खाने में, खिचड़ी डालो, 2 सीटी लगाओ, लेके आ जाओ। थोड़ी ना हमें छोले भटूरे खाने, क्या बनाते हो सुबह सुबह? सर हम तो बना लें, हॉस्टल वाले खाना नहीं देते ना बना के, यही है ना। हाँ चलिए बेटा, मैं भी आपके साथ ही हूँ, कोई इशू नहीं है, हॉस्टल वालों को प्रेशराइज हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलिए अब मुझे बताओ, मैं अब रिलेट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल था, उसके लिए बेटा हमने उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए पढ़ा था। कौन सी चीज के लिए पढ़ा था उसको हमने? पावर के लिए, कि सर गवर्नमेंट के पास ये पावर कैसे आती है कि वो इनकम पर टैक्स के लॉस बना सकता है, राइट। वो पावर आती है कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब इनकम टैक्स तो बन गया, लॉ तो बन गया। अब लॉ में भी बेटा कोई तो ऐसा सेक्शन होना चाहिए जो ये बोले कि क्या करो, आप इनकम पर टैक्स लगाओ, यानी जो पावर दे दे गवर्नमेंट को कि आप इनकम पर टैक्स लगा सकते हो। अरे यार सिंपल सी बात है यार, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
किसने दिया पावर, किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? इनकम टैक्स लॉ। अब बेटा इनकम टैक्स लॉ में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये बोल दे जाकर के कि आप क्या करो, इनकम पर टैक्स लगा दो। हेलो, मॉनिटर होते हैं ना क्लास के, तो आज मान लो आप मॉनिटर हो, आपको पावर दे दिया कि आप क्लास को क्या करो, मैनेज करो। अब क्लास को मैनेज करने के लिए आपको पावर तो मिल गया, पर अब मैनेज करने की डायरेक्शन भी तो आपको देनी पड़ेगी ना। किसी ने मान लो चॉकलेट मैंने दी किसी को, जो कि अभी तक हुआ, और किसी ने अगर मान लो रेपर फेंक दिया साइड में, तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे कि प्लीज उठाओ। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ अथॉरिटी देने से एक्ट में चार्जिंग सेक्शन, यानी लॉ के अंदर जो सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, वो अगर नहीं बनेगा तो लॉ अभी भी क्या है, इनकम पर टैक्स लगाने के लिए क्या है, साइलेंट। तो जब भी देखो लॉ बन गया, इनकम टैक्स लॉ बन गया, अब कौन से सेक्शन से पावर आती है कि आप इनकम पर क्या करो, टैक्स लगाओ? वो कौन से सेक्शन से आती है? चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। हेलो, क्या शो हो रहा है बेटा आपको ये? ठीक है। वेरी गुड। सेक्शन 4 क्या बोलता है बेटा? देखो, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इज अ चार्जिंग सेक्शन। इट लेज डाउन द बेसिस ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड। ये सेक्शन बताता है कि टैक्स किस तरीके से इंपोज होगा, लेवी होगा, लगेगा। अब बेटा यही सेक्शन है जो बाकी सेक्शंस को पावर देता है। अगर कोई आप आगे जाके सेक्शन पढ़ोगे और वो ये बोलता है इस तरीके से आप टैक्स लगा लो, इस रेट पे टैक्स लगा दो। स्लैब रेट क्या है, ये है, इतनी इनकम है तो टैक्स कितना लगना चाहिए, इतना। उसको पावर कहां से मिल रही है, इस सेक्शन से। आपको आ रहा है कि समझ में बेटा? सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। मींस व्हाट, ये सेक्शन बताता है, ये सेक्शन से पावर मिल रहा है किसको, पूरे एक्ट को, कि आप क्या कर सकते हो, इनकम पर टैक्स लगा सकते हो। अब कोई दूसरा सेक्शन अगर बात करेगा या वो जाकर के टैक्स ही लगा देगा कि सैलरी इनकम पर इस तरीके से आप टैक्स लगाओ, तो उस इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहां से आ गई, इस सेक्शन से। इसलिए नेक्स्ट लाइन में बेटा यहां पे लिखा है आपने, देखो क्या लिखा है, सेक्शन 4 अलोन ऑल अदर सेक्शंस बिकम एनफोर्सेबल। इसी सेक्शन के थ्रू, इसी सेक्शन से पावर लेके बाकी सेक्शन क्या हो जाते हैं, एनफोर्सेबल हो जाते हैं। आ रहा है क्या समझ में? सर ये सेक्शन क्या होता है? हमने तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी आखिरी वाला होता था, फिर किसका, डफर का। मेरे स्कूल में तो यही था बेटा। सेक्शन ए मतलब इंटेलिजेंट लोग, सेक्शन बी मतलब एवरेज, सेक्शन सी मतलब जो पढ़ने लिखने में अच्छे, और डी में तो एकदम कौन से लोग होते थे? सर आप किस में थे? कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किस में था, मैं आखिरी वाले में था बेटा। तो हमने वो सेक्शन सर पढ़े, यहाँ आप कौन से नए सेक्शन की बात कर रहे हो? हम छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप कहाँ उलझा रहे हो हमको? कुछ अच्छा पढ़ाओ ना सर, कुछ ड्राइंग करा दो, पेंटिंग करा दो, वाटर कलर्स मंगा लो। कहाँ इस उम्र में आप टेक्स्ट में उलझा रहे हो सर? ये भी सिंपल है बेटा, आप माइंडसेट तो बनाओ। सेक्शन वहां भी था, सेक्शन तो बेटा बहुत पुरानी जान पहचान है सेक्शन से आप लोगों की, है क्या? है ही ना। कितने सारे सेक्शंस आप ऑलरेडी स्कूल में, कभी ए में, ए से बी में, नेक्स्ट क्लास में सी में, और उसके बाद डी में, और फिर स्कूल से, गलत थोड़ी ना, स्कूल से बाहर हुए कि नहीं हुए आप? अब वो किसी को पता नहीं होता सर, पास होके हुए हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, सिर्फ सेक्शंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसे स्कूल में सेक्शन होते हैं, बुक में इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स होता है ना। अब बेटा अगर एक्ट बना दिया गया और पूरा एक्ट बिना टुकड़ों में बनाया, डिवाइड ही नहीं करा उसको, अब इमेजिन करो आपकी बुक है स्कूल की, चैप्टर ही नहीं है उसमें, पेज 1 से पेज 200 तक बस चलते जा रही है।
इकोनॉमिक्स में डिमांड भी, सप्लाई भी, और क्या क्या होता है, इलास्टिसिटी भी, सब एक ही साथ चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल क्या रहा है, कौन कब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ पता। तो यहाँ भी क्या करा बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शंस को डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितने सेक्शन है आप बता दो, हमारा है ना दिल घबराता है। वहां तो 10-12 चैप्टर में काम खत्म हो जाता था, यहाँ पर क्या है सर, थोड़ा सा आइडिया देंगे क्या? दे दूं क्या आइडिया, बोलो आइडिया दे दूं क्या? देखो क्विक एक्सेस में बेटा यहां दिया इनकम टैक्स एक्ट, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट आ गया, दिख रहा है क्या? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 यहां से स्टार्ट हुआ। हम जाते हैं सबसे लास्ट में, ये पेजेस से देखो, हम जाते हैं सबसे लास्ट में, हम चले गए सबसे लास्ट में। सर ये तो स्केड्यूल आ गए, आपको दिख रहा है कि स्केड्यूल है बेटा, 14 स्केड्यूल, मतलब सर स्केड्यूल यहाँ भी है, हाँ बेटा स्केड्यूल यहां पर भी दिए हुए। और पीछे जाते हैं हम, ओ माय गॉड, कितने सेक्शन है? 298। अच्छा मजे की बात, ये सेक्शंस तो 298 है, पर उसमें 35 के अंदर 35A, 35B, 35C, 35, ये वही बात हो गई कि 10 तक गिन रहा हूं बेटा काम कर, या 10 तक गिन रहा हूं, आप क्या करो प्लैंक लगा दो, होता है ना प्लैंक, तो उसने गिनना चालू करा, 9 पे आके रुक गया, 9.1, 9:15, 9:30, पौने 10। तो ऐसे आपको मिला करके बेटा इन सबको जब जोड़ोगे तो वो 600 से ज्यादा सेक्शन हो जाएंगे। नंबर वाइज तो 298 तक ही है, पर वो ज्यादा हो जाएंगे। पर घबराओ मत बेटा, घबराना बिल्कुल भी, पढ़ लेंगे, करेंगे हम। आ रहा है क्या समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं सबसे आगे जा रहा हूं, ओह माय गॉड क्या दिख रहा है, ये सेक्शन 4, ये एक्ट का सेक्शन 4 है। किसका सेक्शन 4 है? एक्ट का। अभी आप बुक से देख रहे थे, आप कहां से देख रहे हो? आप इनकम टैक्स एक्ट से। कैसे देखो, डेफिनेशन देखो, where any central act enacts that income tax shall be charged for any assessment year at any rate or rates, income tax at that rate or those rates shall be charged for the year in accordance with subject to the provisions of this act in respect of total income of previous year of that person. इसको बोलते हैं बेयर एक्ट, और इसकी लैंग्वेज आपको दिख रही है ना, इसलिए हमने क्या करा, लैंग्वेज को हेलो इजी कर दिया और इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या बताया, सेक्शन 4 सर चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 से बाकी सब सेक्शंस में क्या मिलती है? पावर मिलती है। किसको, किसके लिए? इनकम पर टैक्स लगाने के लिए, ठीक है। अब वहां लिखा था रेट, रेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें यहां मैंने डिवाइड कर दिया। इनकम टैक्स शेल बी चार्ज एट द रेट, इनकम टैक्स सर कौन से रेट पर लगेगा? जो फाइनेंस एक्ट में बताया जाएगा। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है और उसमें आपको रेट बता दिया जाता है, इस रेट पर टैक्स सर लगा दो, बोलिए। और ये जो टैक्स लगेगा वो किसके लिए लगेगा? उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट अभी हमें डिस्कस करना बाकी है कि टैक्स जब भी लगेगा पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए लगेगा, बोलो। द चार्ज ऑफ टैक्स इज ऑन वेरियस पर्सन, सर ये टैक्स किस पे लगता है? बहुत सारे पर्सन पे लगता है। यहाँ पे बेटा पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होता, आप लॉ में पढ़ रहे होंगे। पर्सन कितने टाइप के होते हैं? एक नेचुरल होता है और एक, तो नेचुरल में कौन होता है? हम लोग होते हैं। और आर्टिफिशियल में कौन होता है? कंपनी होती है। तो जैसे लॉ में आपने पढ़ा कि सर पर्सन दो तरीके के हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वैसे ही टैक्स में बहुत सारे टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं। इंडिविजुअल है, इसको पर्सन मान लो। कंपनी बन गई, उसको अलग पर्सन मान लो। कोई सोसाइटी बन गई जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, उसको अलग पर्सन मान लो। सर किसी कुछ लोगों ने गरबा का इवेंट करवा दिया 1 महीने के लिए, 5-6 लोग मिले, गरबा का इवेंट करा, पैसे कमाए। गरबा सुन के आपको हंसी आ गई, मतलब कुछ ना कुछ, तो गरबे का इवेंट करा दिया कुछ लोगों ने मिलकर के, इसके भी ग्रुप को एक अलग नाम देके क्या बना दिया जाएगा? पर्सन।
तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे पर्सन इंडिविजुअल भी होता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जो कैटेगरीज ऑफ पर्सन होती है। पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इनकम टैक्स जब भी लगेगा किस पर लगेगा, पर्सन के ऊपर लगेगा। पर्सन कौन हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके आगे बेटा देखो कब लगेगा, इनकम ऑफ द किस पर लगेगा, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये भी हम पढ़ेंगे। और टैक्सेस ऑन द टोटल और टैक्सेबल इनकम दैट इज कैलकुलेटेड एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। ये जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगेगा, इनकम पर इनकम किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होना चाहिए इनकम का, एज पर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बेटा सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, मैंने कोई बिजनेस परचेज करा या खोला मैंने, मेरी इनकम थी 10 करोड़ रुपए। कितनी थी, मेरी नहीं बेटा, मिस्टर ए आप ले लो, मेरी इनकम 10 करोड़। हाँ हम गरीब आदमी बेटा, इतनी इनकम नहीं है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं मिस्टर कौन, छगनलाल। कल को आप मान के बेटा कहीं फिर वैसे ही क्राइम बढ़ते जा रहा है ना। इनकी इनकम कितनी है, उठाना है तो आप किसको उठाओगे, तो इनकी इनकम कितनी, 10 करोड़। साल खत्म, इनकम कितनी कमा ली, 10 करोड़। टैक्स भरने के नाम पे क्या करा, सरकार को बोलता है मैं तो लॉस में हूं। क्या बोलता है, कैसे लॉस निकाल दिया, इसने बोला यार 10 करोड़ रुपए तो बिजनेस में मैंने कमाए, पर 12 करोड़ की तो बिल्डिंग ले ली मैंने। हेलो, उसके बाद खर्चा अलग लगा तो नुकसान हो गया मेरा 2.5 करोड़ का। तो टैक्स लो मत, मुझे कुछ दो, सब्सिडी दे दो। तो बेटा ऐसा अगर हर एक इंसान करने लग जाए, और गलत भी नहीं है क्योंकि उसको कैलकुलेशन पता नहीं है, उसके हिसाब से तो मेरा नुकसान हो गया। पर बेटा हमको ये पता है कि अकाउंट्स में जब भी हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऐसे ही बेटा इनकम टैक्स में भी अलग से क्या करती है बेटा, इन्होंने कंप्यूटेशन का यानी कैलकुलेशन का, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको तरीके बता दिए। सैलरी इनकम होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बिजनेस इनकम होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो इनकम टैक्स प्रोविजंस में, इनकम टैक्स लॉ में आपको बता दिया है। तो जब भी आप टैक्स निकालोगे तो अपनी इनकम पे निकाल दोगे क्या, सर मुझे तो लगता है मेरा माइनस 2-2.5 करोड़ का लॉस है, उस पे निकलेगा क्या, नहीं। ये किस पे निकलेगा, टैक्स उस इनकम पर निकलेगा जो कि कैलकुलेट हुई है किसके अकॉर्डिंग, हेलो, इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो इनकम जब भी आप निकालोगे आप इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालोगे, उस पे आप क्या बनाओगे, टैक्स, और वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो मुझे बताओ चार्जिंग सेक्शन का नंबर क्या है, 4। चार्जिंग सेक्शन क्या करता है, इनकम पर टैक्स लगाने की क्या देता है, पावर, किसको देता है, बाकी सारे सेक्शंस को। और वो क्या बताता है कि जब भी आप इनकम कैलकुलेट करो तो किसके अकॉर्डिंग करोगे, इनकम टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और उस पे जो रेट लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, रेट जो फाइनेंस एक्ट में मेंशन होगा, हेलो। और जब भी इनकम पर टैक्स लगाओगे वो इनकम कौन से ईयर की होगी, प्रीवियस ईयर की, हेलो। बहुत बढ़िया, क्या इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। अब बार बार 2-3 वर्ड बेटा आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको परेशान कर रहे हैं, उन वर्ड्स को हम साइड में करें क्या। एक तो आपको ये परेशान करता है, क्या परेशान करता है, एक बार बार आपको बेटा परेशान करता है, इसके लिए एक सिनेरियो लेते हैं हम बार बार छगनलाल के पास नहीं जाएंगे बेटा, वो परेशान हो जाएंगे, अभी नाश्ते का टाइम है। तो हम अभी उठा के किसको लेके आ गए, हेरो, मगनलाल। मगनलाल और कोई नहीं बेटा, ये छोटा भाई है, जैसे जय वीरू थे ना ऐसे छगनलाल और मगनलाल है। सर इसको उठा के आया तो इसका चश्मा था बेटा वो कहीं गिर गया है ना, अभी आप इग्नोर करो। अब इसको उठा लिया, किसने उठा लिया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने। तारीख क्या थी, 31 मई 2025। आज तो 29 ही है, पीछे चले जाता हूं मैं।
कौन सी तारीख थी? आज की तारीख थी। इसको उठा लिया, ये लेके गए बेटा और इसको बोला आप टैक्स पे कर दो। किस पे टैक्स पे करो? जो आज आपने कमाया है इसकी टुडेस इनकम पर, आज की इनकम पर टैक्स पे कर दो। इसने बेटा ज्यादा नहीं कमाए थे, उस दिन इसने सिर्फ 1200 रुपए कमाए थे। 1200 पे टैक्स मांग रहे हैं ऑफिसर। क्या ये सही है क्या बेटा? हाँ, आज कोई कमा के बेटा बाहर निकला दुकान से और उठा के लेके जा रहे हैं ऑफिसर, की दादागिरी है क्या? हेलो, ये सही है क्या? कॉन्सेप्चुअली सही है? आपको अच्छा लग रहा है क्या ये सुन के कि कल को हम सीएस बन गए, सर कमाना चालू करो, और ये रोज रोज आके उठा रहे हैं और उस दिन की इनकम पे टैक्स मांग रहे हैं? आप क्या सीएस बनोगे कभी? इससे अच्छा नहीं कमाना। टॉर्चर हो गया ना ये तो, हुआ कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज सरकार को समझ में आई, आती है कि नहीं आती है? आती है, उनको ही पता है बेटा, फालतू में किसी को परेशान। तो उन्होंने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। ईयर 1 में आपको जितनी इनकम कमाना है आप कमा लो। आप स्टार्ट करो कहां से? 1 अप्रैल और खत्म कहां करो? 31 मार्च। जितनी इनकम कमा सकते हो कमाओ, बिल्कुल कमाओ, बिंदास कमाओ। हम टैक्स के बारे में आपसे अभी पूछेंगे नहीं। जैसे ही 31 मार्च खत्म हो गया, फिर एक डेट आएगी बेटा। कौन सी डेट आएगी? 31। ये किसके लिए? ये मिस्टर मगनलाल के लिए। अच्छा, कंपनीज की डेट अलग होती है। 31 जुलाई किसकी डेट होती है? इंडिविजुअल की। जो पर्सन कौन है? इंडिविजुअल है। जो पर्सन कंपनी है उसकी डेट अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, 31 जुलाई की डेट आएगी, गवर्नमेंट ने बोला अब यहां पे आपने जितना भी पैसा कमाया, आपकी जितनी भी इनकम कैलकुलेट आप कर रहे हो, जितनी भी इनकम आपने कमाई है, वो सारी इनकम का टैक्स 31 जुलाई के पहले पहले आप भर के और इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दो। एक साल आपने कमा लिया अप्रैल से मार्च तक, वो साल खत्म हो गया बेटा। वो साल, उसके अगले साल में एक डेडलाइन के पहले आपको क्या करना है? उस टैक्स पर, उस इनकम पर इनकम टैक्स पे करना है। ये वाला जो साल है जिसमें आप इनकम कमा रहे हो, इसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? और जिस ईयर में आप असेस करोगे इनकम को कैलकुलेट करोगे, असेस करोगे, उसके बाद उस पर क्या करोगे? टैक्स को पे करोगे। इसको हम क्या बोलते हैं सर? असेसमेंट ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 यहां जो इनकम अर्न करी है, उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? यहां पे जो इनकम अर्न करी है 2023 अप्रैल से 31 मार्च 2024, इस ईयर के अंदर जो आपने इनकम अर्न करी है उसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड बेटा। प्रीवियस ईयर मतलब होता है एक साल पहले का। तो अगर आपको इनकम अर्न कर रहे हो 23-24 में, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होना चाहिए? 22-23। कितने इनोसेंट, कितने भोले हैं ना बेटा, कितने भोले हैं बेटा, कितने भोले। ये ही प्रीवियस ईयर होगा। हेलो, 23-24 ही प्रीवियस ईयर होगा। नाम से कंफ्यूज मत हो। नाम जरूर प्रीवियस ईयर है, पर आपको प्रीवियस ईयर में जाना नहीं, आपको इसी को क्या मानना है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका असेसमेंट कब होगा? 24। वेरी गुड। तो इस इनकम का जो असेसमेंट है वो होगा 24-25 में, यानी आप टैक्स कब पे करोगे? 24-25 में। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए ये प्रीवियस ईयर हो गया, और इस प्रीवियस ईयर के लिए ये असेसमेंट ईयर हो गया। 22-23 प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर हो गया 23-24। 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर हो गया 22-23। अभी जो साल चल रहा है 25-26 चल रहा है। बोलो ना यार, अभी अपन कहां खड़े?
9 मई 2025, कौन सा ईयर चालू है ये? अप्रैल 1 2025 से ईयर स्टार्ट हुआ, ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 में। तो अभी कौन सा ईयर चालू है? 25-26। पर ये जो 25-26 है, अगर इसको आप असेसमेंट ईयर लोगे तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 24-25। क्योंकि इस साल बेटा जिस इनकम पर असेसमेंट होगा, जो टैक्स भराएगा, वो कौन सी इनकम पे भराएगा? 24-25 की। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 24-25। अब यार मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ, आप बोलो तो पूछ रहा हूं बेटा, आप कहीं घबरा मत जाना। छगनलाल फ्री हुए क्या? खाना खाने के अभी भी? हाँ, खाना। चलो इनको ही बुला लेते हैं। ये कौन है? ये बेटा थोड़े अपने जैसे। कैसे? अपने जैसे। अब जैसे ही बेटा 1 अप्रैल 2025 आया, आज कोई मिसिंग है क्लास में, है ना? क्या नाम है? हुँ? कुंदन। कुंदन मिसिंग है आज। किसी को पता है क्या क्यों मिसिंग है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक लेक्चर भी मिस होने से आपको पता पड़ रहा है कितना बड़ा नुकसान है? एक लेक्चर भी मिस होने से कितना बड़ा लॉस है? क्या इस तरीके से समझने का मौका मिलेगा क्या फिर? तो आप सोचो, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एक भी ईंट अगर गई तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे। सर आप एग्जाम्पल तो ऐसे ऐसे देते हो ना, ऐसे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ बेटा, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। जितने भी सीएस और सारे आपको सक्सेसफुल बच्चे दिखते हैं ना, उन्होंने एक काम शिद्दत से करा है। बताओ क्या? क्लास आना। सिर्फ क्लास आना शिद्दत से करोगे बेटा, बाकी चीजें भी करनी है, ऐसा नहीं वो छोड़ना है, पर क्लास आना बेटा बहुत जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट कब छूट जाए पता नहीं है। तो इसने बेटा, ये अपने जैसा है। मैं क्या बोल रहा था, ये किसके जैसा है? नहीं मेरे जैसा, उसके जैसा, मेरे जैसा है। अच्छा हाँ, तो आप नहीं आते हो बेटा, आप ध्यान रखो। आप किसी ने भी अगर छुट्टी करी तो उससे हम क्या लेंगे? चॉकलेट्स। कोई भी अगर छुट्टी कर रहा है अगले दिन, आप बेटा याद रखना, फिर हम ऐसे मानेंगे, तब इधर उधर मुंह करके बैठ जाएंगे, आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कौन है? मगनलाल। ये कैसा है? अपने जैसा। अब बेटा इसको है ना, इसके बड़े भाई शगनलाल ने बहुत समझाया, बोला बेटा देखिए नया साल चालू हो गया। क्या हो गया? नया साल 1 अप्रैल को चालू हो गया। मिठाई विठाई खिलाई, बढ़िया, इसने खाना खाया, मिठाई खाई और सो गया। ये बोले यार अभी तो चालू ही हुआ है। अभी क्या हुआ है? अभी कौन कमाना चालू करेगा? अभी तो साल, जैसे आपके लिए क्लास चालू होती यार, अभी तो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर, अभी तो चालू ही हुआ है सब्जेक्ट, अभी तो आगे आराम से पढ़ेंगे यार, इतनी जल्दी क्या? तो ये भी कैसा है? अपने जैसा। तो इसने कमाना चालू करा क्या? अब बेटा यहां आते आते सितंबर आ गया, बोलो। और सितंबर आते आते ये कैसा हो गया? उदास हो गया। क्यों? इसको चिंता होने लगी सरकार की। अरे मैंने सितंबर तक तो कुछ कमाया ही नहीं, सरकार को मैं टैक्स दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगी? टैक्स तो बेटा इस ईयर में देना, अब 6 महीने बचे हैं उसके पास। तो आ गया टेंशन में कि मेरे बिना अब सरकार कैसे चलेगी और देश। तो इसने क्या करा, 1 सितंबर को जाकर के फटाफट एक बिजनेस ओपन कर दिया। दिख रहा है क्या ये बिजनेस? ये बिल्डिंग दिख रही है क्या? इसको ओपन कर दिया 1 सितंबर को। और इसने धीरे धीरे कमाना स्टार्ट करा बेटा, और साल खत्म होने तक यानी 31 मार्च 2026 आने तक इसने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। अब बेटा कायदे से अगर देखा जाए तो इसका साल कहां से चालू होना चाहिए था? 1 अप्रैल, और खत्म कहां होना चाहिए था? पर इसने कहां से बेटा बिजनेस स्टार्ट करा? तो इसको एक साल कब खत्म होगा? कुछ गलत लिख रहा हूं क्या मैं? 30 अगस्त को।
अब क्वेश्चन बेटा बहुत जेन्युइन है, बहुत इनोसेंटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इसने इनकम कमाई है 6 महीने की, और 6 महीने इनकम नहीं कमा पाया, इसका होगा क्या? इसकी इनकम कब, कौन सी टैक्सेबल होगी, कौन से साल में होगी, कब होगी? क्योंकि रिटर्न तो बेटा इसको 31 जुलाई तक भरना है। क्या ये बहुत गंभीर मसला नहीं हो गया? बहुत गंभीर मसला हो गया लग रहा है मुझे। बताइए इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्या लूं और असेसमेंट ईयर क्या लूं, जल्दी से बता दो। कितना सोच विचार में पड़ गए ना आप लोग। 25 सर आपने ईयर तो दिया नहीं मैंने, हाँ यार ईयर तो दिया ही नहीं बेटा। ये 1 अप्रैल 2025 है, ये 2026 है, और ये वाला जो साल है ये 2027 तक जाएगा। बोलो यार सर आप राइटिंग सही लिखो, हमें समझ में आता नहीं है कुछ नहीं। 25 से 26 27 एक एक वर्ड का एक एक नंबर का डिफरेंस है। क्या होगा मुझे बताओ, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? और अगर ये सितंबर की जगह यहां पे चालू करता तो, और अगर ये हाँ, दिसंबर में चालू करता, बेटा मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो क्या होता? प्रीवियस ईयर आपने क्या बोला, 25-26 होना चाहिए था सितंबर में भी अगर बिजनेस, और असेसमेंट कौन सा होना चाहिए था? 26-27। तो दिसंबर में भी चालू कर रहा है तो यही होगा। क्या बात कर रहे हो? चलो थोड़ा और टफ बनाता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं। इसने ना 30 मार्च को ही बिजनेस चालू करा, एक ही दिन काम करेगा बस वो। तो अब प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? चेंज होगा क्या? एक ही दिन काम कर रहा है बेटा वो 25-26 में, तो प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 25-26 ही रहेगा, और असेसमेंट ईयर 26-27। बेटा अगर आप बोलते हैं यहाँ पे 24-25 प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल गलत है। प्रीवियस ईयर 26-27 बोलते, 24 ईयर 26-27 बोलते प्रीवियस ईयर, तो भी वो गलत होता। पर आपने क्या बोला? 25। आप पूरे 7 करोड़ जीत गए, आप एकदम सही है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, 25-26 ही प्रीवियस ईयर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, साल भर में आप कभी भी बिजनेस चालू करो, आपने एक दिन भी उस साल में अगर पैसा कमाया तो वही प्रीवियस ईयर होगा, उसका अगला वाला ही असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट में एक और चीज में पूछ लेता हूं। यहाँ प्रीवियस और असेसमेंट तो आपको आया समझ में? मेरे से माइंड से स्लिप हुई, क्या पूछ रहा था मैं। हाँ मुझे एक बात बताओ, कैलेंडर ईयर, सर हम तो बुक्स कैलेंडर ईयर के बेसिस बनाते हैं, कब? जनवरी से दिसंबर। हमारी बुक्स कौन से ईयर, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बन रही है। हम स्टार्ट कब करते हैं? 1 जनवरी, और बुक क्लोज कब करते हैं? 31 दिसंबर। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे? बेटा वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप कभी भी बनाओ। इनकम टैक्स लॉ में तो आपको इनकम निकालनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से मार्च, बाकी आप कुछ भी करो। बताइयो, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको वही फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझ आ रहा है आपको? पक्का? छगनलाल को रख के जाऊं कि ले जाऊं? बात करनी तो रख के जाऊं, ले जाऊं, कल लेके आऊं? चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं बेटा कल। तब तक आप एकदम अच्छे से ध्यान रखो, खाना प्रॉपर लेके आओ और खा के जाओ। ठीक है, चलिए टेक केयर।